इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में भी हम अलाउड एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस का अध्ययन करेंगे। करों के भुगतान एवं रेलवे को किया गया भुगतान के संबंध में जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क आदि व्यय के रूप में स्वीकृत हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो कर हैं और रेलवे के जो भुगतान की राशि है, जो आयकर की विवरणी दाखिल करने तक से पूर्व जमा कराने होंगे, पेमेंट बेसिस पे होंगे और उससे पहले पहले जमा होने चाहिए। यदि करदाता ने व्यवसाय में प्रयुक्त मकान के नगरपालिका कर और भूमि कर आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने से पहले जमा करा दिए हैं तो इनकी छूट भी गत वर्ष में मिलेगी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, प्रतिभूति विनिमय कर और बैंक लेन देन के व्यवहार पर कोई कर है तो वह भी व्यय के रूप में स्वीकृत होता है। किंतु स्वीकृत कौन सा खर्चा नहीं होता, जैसे प्रत्यक्ष कर है, आयकर है, वह व्यय के रूप में अस्वीकृत है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पहले लगता था, वो भी स्वीकृत आयकर व्यय के रूप में डिसअलाउड होता था, किंतु अब तो वो टैक्स ही बंद हो गया है। कानूनी व्यय में व्यवसाय और पेशे की रक्षा के लिए, व्यवसायिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, व्यवसाय संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए, किसी व्यवसायिक अनुबंध को पूरा करवाने के लिए, राष्ट्रीयकरण को रोकने के लिए, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग रोकने के लिए जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड है। आयकर प्रतिवेदन, वस्तु और सेवा कर, आयात निर्यात कर प्रतिवेदन तैयार करवाने और इनकी अपील संबंधी कानूनी वे अलाउड एक्सपेंसेस हैं। यद्यपि इनकम टैक्स डिसअलाउड है, पर उनकी स्टेटमेंट तैयार करवाना, रिटर्न तैयार करवाना, इस तरह के खर्चे सारे अलाउड है। व्यापारिक महत्व की किसी भी प्रकार की सलाह के लिए फीस, व्यय और व्यवसाय के दीवानी मुकदमों को लड़ने के व्यय स्वीकृत हैं। इसी प्रकार देनदारों से रुपया वसूल करने का व्यय, कर्मचारी को व्यापार के हित में हटाने के लिए किए गए कानूनी व्यय भी अलाउड हैं। ऋण लेने हेतु बनाए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कानूनी व्यय और कोई शुल्क है तो वह भी अलाउड एक्सपेंसेस है। डिसअलाउ में किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से उत्पन्न विवाद के कानूनी व्यय अस्वीकृत हैं, यानी कि किसी जो एक्ट है उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने से संबंधित विवाद के तो अस्वीकृत है। पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने के कानूनी व्यय जैसे भवन की रजिस्ट्री का खर्चा है, पूंजीगत होने के कारण संपत्ति की लागत में जुड़ता है, आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। साझेदारी फर्म द्वारा संलेख बनवाने के कानूनी व्ययों की छूट आयगत एवं प्रारंभिक व्यय दोनों रूपों में नहीं मिलती है। इसी प्रकार फौजदारी मुकदमों को लड़ने के व्यय अस्वीकृत होते हैं। क्रिमिनल अगर केस है कोई तो उसके को लड़ने का जो भी खर्चा है वह अस्वीकृत होगा। अर्थदंड है, यदि किसी ऐसे व्यापारिक अनुबंध को तोड़ने पर लगाया जाए जिसे तोड़ना व्यवसाय के हित में हो तो यह एक स्वीकृत व्यय होगा। इसी प्रकार से किसी अनुबंध को तोड़ने से कोई अग्रिम राशि डूब जाती है तो इसे भी स्वीकृत व्यय माना जाएगा, अलाउड होगा। कभी कभी अर्थदंड इस प्रकार का होता है कि उसका एक भाग व्यापारिक व्यय के रूप में स्वीकृत होता है और शेष भाग अस्वीकृत हो जाता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार यदि कोई अर्थदंड किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण लगाया जाए तो यह एक अस्वीकृत व्यय है, यानी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, चाहे ऐसा करने से व्यवसाय को लाभ मिला हो। इसके साथ ही आयकर नहीं चुकाने या देर से कर चुकाने पर लगाया गया ब्याज व दंड भी अस्वीकृत व्यय है, यानी आयकर नहीं चुकाने के कारण लगा या देर से चुकाने के कारण पेनल्टी लगी है तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोनों डिसअलाउड है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में प्रमुख रूप से ब्याज होता है और इसमें व्यय के रूप में स्वीकृति होती है। किराया क्रय पद्धति पर ली गई मशीन की दशा में किस्त में सम्मिलित ब्याज की कटौती मिलेगी।
ऋण पत्र निर्गमन का व्यय एवं ब्याज व्यय के रूप में अलाउ होगा। इसी जबकि यदि व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व संपत्तियां क्रय करने हेतु ऋण लिया है तो उनका ब्याज व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा, परंतु ह्रास के उद्देश्य से संपत्ति की लागत में जोड़ा जाएगा। अंश निर्गमन के व्यय प्रारंभिक व्यय के रूप में स्वीकृत होंगे और उन्हें आयगत व्यय नहीं मानेंगे। ऋण पत्र निर्गमन का व्यय तो आयगत माना है, अंश निर्गमन का व्यय आयगत नहीं माना, प्रारंभिक व्यय के रूप में स्वीकृत करते हैं उसको। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों पर व्यय, जैसे दिवाली है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, नए व्यवसाय का मुहूर्त है आदि अवसरों पर किए गए वे स्वीकृत व्यय हैं, क्योंकि ये व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान किए जाते हैं। जबकि ऐसे वे अत्यधिक मात्रा में हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान या व्यक्ति पूजा के रूप में हो तो वे अस्वीकृत होंगे। यानी व्यक्ति पूजा के रूप में है या धार्मिक अनुष्ठान के रूप में है या अत्यधिक मात्रा में है तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे। दान एवं चंदे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संघ जैसे लघु उद्योग संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को दिए गए सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फीस के रूप में स्वीकृत होंगे। मतलब जो मेंबरशिप फीस देते हैं इनकी, या दान देते हैं या इनको चंदा देते हैं तो वो स्वीकृत होंगे। दान, धर्माता, व्यक्तिगत भेंट आदि की कोई छूट नहीं मिलती है, चाहे ऐसे दान एटीजी में कटौती योग्य ही क्यों न हो। दान और धर्मादा है तो उनकी छूट, व्यक्तिगत भेंट की छूट नहीं मिलेगी। शोध व अनुसंधान व्यय, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन हेतु किए गए शोध व्यय व्यवसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किए गए आयगत एवं पूंजीगत व्यय स्वीकृत होते हैं। पूंजीगत और आयगत व्यय दोनों तरह के स्वीकृत हैं दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए। प्राकृतिक संपदा संरक्षण तथा वनारोपण कोष में दिए गए दानों की कटौती नहीं मिलती है। यानी शोध एवं अनुसंधान में संचालन में व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में आयगत और पूंजीगत दोनों स्वीकृत होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हेतु किए गए व्यय, यानी कि ये धारा नहीं जोड़ के ये शामिल किया गया था कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, सामाजिक दायित्व के नाम पे कुछ खर्चे करने होते हैं इनको। यदि इस प्रकार के व्ययों की प्रकृति ऐसी है कि आयकर अधिनियम की धारा 30 से 36 के अनुसार व्यय के रूप में स्वीकृत है तो वे स्वीकृत होंगे। मतलब धारा जो सेक्शन 32-36 है उनके अनुसार अगर व्यय के रूप में स्वीकृत है तो एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि इस संबंध में कोई दान दिया जाता है जो धारा 80G के अनुसार स्वीकृत है तो इसकी धारा 80G में कटौती मिलेगी और ये केवल कंपनी पर लागू है। CSR किसके पे लागू है? कंपनी पे। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी करदाता पर लागू है। इसमें डिसअलाउ कौन सा होगा? इस प्रकार के व्ययों को धारा 37 की शर्त के अनुसार व्यापार से संबंधित व्यय नहीं माना जाता है। अतः यदि वे धारा 30 से 36 के अनुसार स्वीकृत व्यय नहीं है तो ऐसे व्यय 37 के अनुसार स्वीकृत नहीं होंगे। यानी कि इन खर्चों की छूट किसमें मिलेगी? धारा 30 से 36 के अनुसार। अगर 30 से 36 में स्वीकृत नहीं है तो 37 में भी स्वीकृत नहीं होंगे। और जो दान के संबंध में है तो 80G में स्वीकृत है तो इसकी धारा 80G में कटौती मिलेगी। प्रावधान केवल कंपनी पर लागू है। तो कंपनी अधिनियम की जो धारा है CSR के संबंध में, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में, तो इसके खर्चे के रूप में केवल वही खर्चे स्वीकृत हैं जो धारा सेक्शन 32-36 में। 37 में कोई छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये खर्चे जो दे रखे हैं जिनमें अपन स्पष्ट रूप से जो अलाउ या डिसअलाउ अपन इनको कैटेगराइज कर सकते हैं और उनको ये देखना होगा कि वो खर्चा अलाउ है या नहीं है।
जो खर्चा अलाउ होता है, जो खर्चा एक्सपेंस के रूप में अलाउ होता है, यदि पी एंड एल अकाउंट में उसको डेबिट कर रखा है पहले से, तो कोई समायोजन नहीं करना होता है कि क्या हुआ हो, और मतलब प्रॉफिट में से घटाया हुआ नहीं हो, और अलाउड एक्सपेंसेस है तो उसको अपन अब घटा देंगे, बाद में घटा दिया जाता है। इसी प्रकार जो एक्सपेंसेस डिस अलाउ है और पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर रखा उसको पहले से, तो उस खर्चे को वापस ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार अलाउड और डिस अलाउड एक्सपेंसेस के संबंध में अपन ने बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम कैलकुलेशन सीखा था, उसमें ये दिया था कि कौन से खर्चे अलाउ हैं, कौन से अलाउ होने पर जोड़ते हैं, घटाते हैं, और डिस अलाउ होने पर जोड़ देते हैं प्रॉफिट में वापस। थैंक यू।